हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रीमियर। सो हमने केमिकल काइनेटिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाए और कंप्लीट कर दिए। उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट ए टू जेड, जेई मेंस लेवल, नीट लेवल, सीईटी लेवल, स्टेट लेवल, सीबीएसई बोर्ड लेवल और किसी भी बोर्ड को ले आओ, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सारा मैंने कवर कर लिया। जे एडवांस को मैंने छोड़ दिया है फिलहाल, मतलब पूरा नहीं छोड़ दिया, बहुत सारा एडवांस का भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। कुछ कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, वो एडवांस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट पूरा नीट, जेई मेंस, स्टेट लेवल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड लेवल, आईसीएसई बोर्ड लेवल, सारा बोर्ड मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 02 या ए टू जेड लेवल तक मैं कंप्लीट कर लिया। 0 टू एडवांस लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन लगाइए, जहां से भी मिलता है, एनसीईआरटी बुक से मिलता है या प्रीमियर इंस्टीट्यूट का जो भी आपको डीपीपी मिलता है, उसका सारा क्वेश्चन लगाइए। उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होता है पूछिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा केमिकल काइनेटिक्स में। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आपका सेकेंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, क्लास 12 का, दैट इज सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग जल्दी फास्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लिखिए, चैप्टर नंबर 2 है सोल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है मेंस और नीट लेवल में, प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हम लोग को कवर करना है, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। और इसमें सब टॉपिक मैं बता दूं, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। सब टॉपिक की अगर हम बात कर ले, इस चैप्टर में आखिर रफली अगर मैं बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या हम लोग को सब टॉपिक डिस्कस करना है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि सोल्यूशन ही पढ़ना है। सोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन, सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसके बारे में सारा कुछ पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, ठीक है, डेफिनेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूं 11 क्लास फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने डील कर चुके हैं। आप चाहो तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, वीडियो देख सकते हो। ये टॉपिक वहां पे डिटेल में कंप्लीट किया। तो ये जो टॉपिक है हम यहाँ पे फास्ट पढ़ाएंगे। क्यों फास्ट पढ़ाएंगे? क्योंकि ये रिपीट होगा, क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये टॉपिक। तो आपको फर्स्ट जो मेरा सब टॉपिक रहेगा, सोल्यूशन पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हम लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक सोल्यूशन से रिलेटेड। फिर हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वेपर प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो पढ़ना है लोगों को, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, आखिर क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ये वेपर प्रेशर जो कॉन्सेप्ट है, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसीय स्टेट, क्लास 11 में एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, बताया था, इसको आइडिया दिया था वेपर प्रेशर का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ भी आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको भी समझा देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन में एक और बात कर लेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंसंट्रेशन टर्म, और चाहो तो क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, आखिर क्लासिफिकेशन भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन, ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, देन हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। There are 4 types of colligative properties. क्या क्या होता है, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and last osmotic pressure। तो ये 4 colligative property जो types है इसका, and its types,
एंड इट्स टाइप में इसका 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। दे आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में RLVP पढ़ेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EIBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DIFP एंड ऑस्मोटिक प्रेशर OP। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग वन टॉप फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वन टॉप फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ वन टॉप फैक्टर्स, वन टॉप फैक्टर्स, वन टॉप फैक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वन टॉप फैक्टर्स, वन टॉप फैक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में एक लॉ आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को पढ़ना है, हेनरी एक साइंटिस्ट के नाम था, हेनरीज लॉ पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के कॉन्सेप्ट में। और जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ोगे तो यहाँ पे एक और लॉ पढ़ोगे, रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ पढ़ोगे। रॉल्ड्स लॉ भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो रॉल्ड्स लॉ यहाँ पढ़ लोगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे लास्ट में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन हम जो क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ड्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ड्स लॉ हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ड्स लॉ। कौन कौन सा पढ़ेंगे? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी 2 क्लासिफिकेशन हो जाएगा। आइडियल का अगर ऊपर चला गया तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड आइडियल सॉल्यूशन से नीचे ग्राफ आ गया तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सब टॉपिक है पूरा A to Z, जेई मेंस, जेई एडवांस आप बोल सकते हो। आपका इसमें कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर में एक और टॉपिक आ जाएगा, क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ड्स लॉ पढ़ना, जिसमें 2 टाइप्स आ जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल से ऊपर ग्राफ गया तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के नीचे गया तो नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था कि आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर ग्राफ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रियल गैस। और आइडियल गैस के नीचे जाता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? रियल गैस। बट आइडियल गैस के ऊपर जब ग्राफ जाता है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल गैस। आइडियल गैस के नीचे जब जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन ऑफ रियल गैस। इन द सेम वे आइडियल गैस के ऊपर गया तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के नीचे अगर ग्राफ गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन नेगेटिव डेविएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा टॉपिक हम लोग को एक एक करके, ठीक है, एक एक करके 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करना है, डिटेल में इसको समझना है कॉन्सेप्ट वाइज। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे 3 to 4 डेज में कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बच जाएगा क्लास 12 के लिए, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दीज आर सम सब टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले नोट डाउन करो इसको, ये क्या क्या हम लोग पढ़ना है, एक रफ आइडिया दे दिए, एक ओवरव्यू बता दिए इस चैप्टर का। और ये जो फर्स्ट
हमारा सब टॉपिक है, इसको बहुत फास्ट कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये मैंने डिस्कस कर लिया है। आप चाहो तो मेरा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, अगर अच्छे से पढ़े हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर भी मैं बता के आगे बढ़ूंगा, ठीक है, पर थोड़ा सा फास्ट। तो कॉपी कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए आप, तो सॉल्यूशन होता क्या, व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है हम लोग भाई, सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे सॉल्यूशन अगर देखा जाए ना, तो सॉल्यूशन को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि सॉल्यूशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, like true solution, like suspension solution, like colloidal solution। कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा होता है। कहते हैं कि लेस देन 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल, जिसको 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर। और सस्पेंशन जो होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है। और कॉलोइडल जो होता है इंटरमीडिएट होता है। मतलब कह सकते हो कि सस्पेंशन का सॉल्यूट पार्टिकल और कॉलोइडल का सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वी कैन नॉट सी, हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि वाटर सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग नहीं दे सकते हैं, बट सस्पेंशन ले लो, मड ले लो, पेस्ट ले लो, या इंक वाटर में डाल दो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इंक को वाटर में डाल दोगे तो कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। सस्पेंशन मड हो गया, कीचड़, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल वी कैन आल्सो डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू 3 टाइप्स, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। बट उतना हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ना है, 9-10 में पढ़ चुके हैं, हम लोग को ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या, व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले समझ लो कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं जब हम लोग द मिक्सचर ऑफ 2 or more substance, the mixture of 2 or more substance in which there is a uniform composition throughout its mass and there is no visible boundary, ठीक है, there is no visible boundary। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, when 2 or more substance combine and there is a यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मास। जैसे पानी में चीनी डाल दो, चीनी डालने के बाद और घोल दो, उसको घोलने के बाद आपको थ्रू आउट आपको उस सॉल्यूशन में एक जैसा आपको दिखेगा, एक जैसा, थोड़ा भी आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मिटी की तरह नहीं दिखेगा। और उसमें आपको बाउंड्री कोई भी नहीं दिखेगा, बाउंड्री का मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमारा जो कंपोजिशन होता है एक यूनिफॉर्म फॉर्म में होता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल को देख नहीं सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग बोलेंगे द सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, द सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance in which individual component will lose their identity and we cannot separate the individual component by simple method। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो अपना आइडेंटिटी को लूज कर देता है, और हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड इन प्योर फॉर्म। जैसे कि आप सॉल्यूशन और अब वाटर और सॉल्ट को सॉल्यूशन बना लो, आप वाटर लो एक गिलास और उसमें एक सॉल्ट डाल दो, अब सॉल्यूशन बना लो। अब सॉल्यूशन मिलाने के बाद तो वो तो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, तो सॉल्यूशन है। अब इसमें सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज था और जो पानी का जो प्रॉपर्टी था वो अपना आइडेंटिटी क्या करता है, लॉस्ट कर जाता है, अपना आइडेंटिटी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब आप घुलने से पहले जो सॉल्ट का आइडेंटिटी था, पानी का जो आइडेंटिटी था, घुलने के बाद उसका आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। और पानी और नमक को सॉल्यूशन से में हम प्योर फॉर्म में अलग नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं, घरेलू मेथड से, कि फिल्टर पेपर लिए और उसको अलग अलग कर दिए, नमक को अलग, पानी को अलग कर दिए। सिंपल मेथड से आप सॉल्यूशन के इंडिविजुअल कंपोनेंट को प्योर फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। आया समझ में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। एक और बात, सॉल्यूशन में हम लोग को 2 कंपोनेंट होता है, दे आर 2 कंपोनेंट, जनरली दे आर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, जनरली द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट
जनरली द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। बट ये जो रूल्स मैं बोल रहा हूं कि जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ 95-98% ये सब फॉलो होता है, ठीक है। मतलब हम लोग लेके चल सकते हैं, जंक्शन लेके चल सकते हैं, बट इसका करेक्ट डेफिनेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है। अगर हम सॉल्वेंट को डिफाइन करें तो सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट विच डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच डिसॉल्व, द कंपोनेंट which is dissolved into it, the component which is dissolve the other component into it is known as solvent। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घुलाए उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो उस कंपोनेंट को सॉलिड बोलते हैं। इस तरह से हम लोग करेक्ट 100% डिफाइन कर सकते हैं। बट जनरली हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा कंपोनेंट कि जो आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में उसे हम बोल देते हैं सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं सॉल्वेंट। बट ये 100% राइट नहीं है। जैसे कि अगर हम बोल दें कि 50% ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, या हम बोल दें 50% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन इनटू द वाटर, मतलब कि 50, मान लो हम बोल दिए कि 50 ग्राम वाटर और 50 ग्राम अल्कोहल को मिला दिए। अब बताओ 50 ग्राम वाटर और 50 ग्राम अल्कोहल में किसको आप मानोगे, किसको मानोगे आप किसको मानोगे आप सॉल्यूट, किसको मानोगे सॉल्वेंट। तो यहां पे देख रहे हो दोनों तो सेम अमाउंट में है। जब दोनों सेम अमाउंट में है तो वहां पे कैसे क्लासीफाई, कौन लेसर अमाउंट में है कौन आपका लार्जर अमाउंट में, तो वहां पे ये बात जो डेफिनेशन है वो 100% यहाँ पे कट जाता है। बट इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आ रहा है सामने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लार्जर अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट ही होगा, हर केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आया समझ में। जैसे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में आप देखोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट 95 to 98% H2SO4 रहता है और 2 to 5% आपका वाटर रहता है। जब 2 to 5% वाटर है तो उसको हो जाना चाहिए क्या, उसको हो जाना चाहिए आपको, उस केस में वो क्या हो जाना चाहिए, सॉल्यूट। बट नहीं, वहां भी हम वाटर को सॉल्वेंट कह सकते हैं, परसेंट कम है फिर भी। बट यहाँ पे H2SO4 को फिर भी यहाँ पे परसेंट ज्यादा है, फिर भी इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इसका सीधा सीधा डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर कोई कंपोनेंट घुलता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर घुलने की कोशिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। आया समझ में। तो एक लाइन में आप इस डेफिनेशन लिख लो जो लिखवा चुके हैं, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन is a homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more component, two or more component। Solution is a homogeneous mixture of two or more component in which individual component will lose their identity, अपने पहचान को खो देता है, lose their identity and cannot be separated in pure form by simple method। इसे हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट का, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन का डेफिनेशन। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूट, एक सिंपल एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑल्सो, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा बनाना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म
कंपोजिशन बनाना चाहिए थ्रू आउट द मास, कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास इज नोन एज सॉल्यूशन। अब क्या होता है सॉल्यूट, जनरली हम लोग जनरली की बात कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जनरली द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट। अब देखो लेसर अमाउंट भी ना इन टर्म्स ऑफ मोल बोलते हैं, जनरली हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल। एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जनरली की बात कर रहे हैं, ऐसा कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल इज नोन एज सॉल्वेंट। बट इसका जो अच्छा डेफिनेशन 100%, सॉल्वेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ solution, the component of solution which dissolved the other component, which dissolved the other component into it is known as solvent। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या है, जनरली हम लोग देखा गया है, यूजुअली देखा गया है, जनरली हम लोग बोल सकते हैं दिस कंपोनेंट, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा देखा गया यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। अब लार्जर अमाउंट हम बता दिए इन टर्म्स ऑफ मोल लेके चलते हैं, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इनटू इट। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर क्या करता है, डिजॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जनरली ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल लेके चलेंगे। और सॉल्यूट क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट, सॉल्यूट को डिफाइन करेंगे द कंपोनेंट, और ये जनरली क्या होता है, ये यूजुअली लेसर अमाउंट प्रेजेंट होता है, यूजुअली लेसर अमाउंट इनमें प्रेजेंट होता है, लेसर अमाउंट में, ठीक है। द कंपोनेंट विच डिजॉल्व into the solvent is known as solute, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन में, आया समझ में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट लेसर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल इज नोन एज सॉल्यूट जनरली, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल इज नोन एज सॉल्वेंट। बट हम लोग 100% तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घुलाता हो उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और सॉल्यूट क्या बोलेंगे, ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर घुलता हो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। आया समझ में, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, नोट कर लिए, नोट करते चलो, थोड़ा थ्योरी है, कर लिए, आगे बढ़े। देखिए अब थोड़ा सा हम एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाते हैं, एग्जांपल देते हैं सॉल्यूशन का तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि बोल दिए 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 72 ग्राम ऑफ वाटर। अब बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो कम अमाउंट में, ये तो ज्यादा अमाउंट में, तो ये तो सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूट, क्योंकि कम अमाउंट में। बट नहीं, आप देखो इसको क्या, इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कन्वर्ट करो ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालो ग्लूकोज का, 180 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। कितना होता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, 180 ही होता है। तो कितना हो गया, 1 मोल। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो तो 72, और इसका मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना हो गया 4 मोल।
अब देखो किसका अमाउंट ज्यादा हुआ, मोल से टर्म में इसका ज्यादा हुआ, इसलिए ये बन जाएगा मेरे लिए वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इस केस में, और इस केस में ग्लूकोज हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। बट ऐसे देखोगे तो लगेगा कि यही तो ज्यादा अमाउंट में, नहीं, इन टर्म्स ऑफ मोल देखते हैं जनरली। पहला अगर मैंने बोल दिया कि आपका 40% ऑफ इथेनॉल एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन बोल दिया, 40% ऑफ इथेनॉल देखिए यहां पे 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है, 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। अब यहां पे समझो एग्जांपल समझा रहा है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि इथेनॉल सॉल्यूशन बोला, तो यहां पे किसका सॉल्यूशन है, इथेनॉल प्लस वाटर का है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट वाटर को लेके चलेंगे, क्योंकि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इथेनॉल किसमें डिसॉल्व होके बन रहा है, आपको सॉल्वेंट के बारे में नहीं बोलते, इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन है। कोई सॉल्यूशन अगर बोल दिया मतलब वाटर की ही बात कर रहा है, बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि 40% क्या है, इथेनॉल है, और 60% क्या हो गया, वाटर है। तो ज्यादा परसेंट कौन है, वाटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये मेरे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट। क्लियर। अगर मैंने बोल दिया कि 70% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, तो फिर क्या बोलोगे, मतलब कि 70% क्या हो गया आपका, इथेनॉल हो गया, एंड 30% क्या हो गया, वाटर। इस केस में ज्यादा अमाउंट में कौन है, परसेंट के केस में इथेनॉल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट, और ये कम है तो इसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूट। क्लियर। अगर मैंने बोल दिया 50% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, अब बताइए, ठीक है, तो यहां पे हो गया 50% ऑफ इथेनॉल, और यहाँ पे 50% हो गया वाटर। इस केस में सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हो सॉल्यूट, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो सॉल्वेंट, बट वाटर चूंकि आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसी को हम लोग सॉल्वेंट लेके चल सकते हैं, और ये मेरा हो गया सॉल्यूट। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा, हमेशा आपका वाटर ही सॉल्वेंट होगा या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करें, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में भी हम लोग H2SO4 का ज्यादा अमाउंट होने के बावजूद भी H2SO4 को सॉल्यूट लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है कि कौन कंपोनेंट किसके अंदर घुल रहा है, जिसके अंदर घुल रहा है वो मेरे लिए सॉल्वेंट है, जो घुल रहा है, जो घुला रहा है वो सॉल्वेंट है, जो घुल रहा है वो क्या है, सॉल्यूट है। आया समझ में, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर देता है क्वेश्चन में, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन का अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन का अगर आप चाहो तो एग्जांपल लिखना चाहो तो ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हो। कौन कौन सा एग्जांपल है, सॉल्टेड वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, नींबू पानी सॉल्यूशन, नींबू पानी सॉल्यूशन, ठीक है। आप चाहो तो शुगर वाटर सॉल्यूशन बना सकते हो, शुगर वाटर सॉल्यूशन, आप चाहो तो शुगर सॉल्टेड वाटर सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। ऐसे भी सॉल्यूशन बनते हैं, तो सारा ये सब सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन जो करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट वी कैन क्लासिफाई द सॉल्यूशन इनटू डिफरेंट टाइप्स। On the basis of number of component, solution can be classified as follows. ठीक है, as follows. पहला क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मिनिमम कितने कंपोनेंट होना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन बन सकता है, 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो बाइनरी सॉल्यूशन से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग
टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो। ठीक है, दो कंपोनेंट हो मतलब एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट ऑब्वियस है कि सॉल्वेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा, उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा बताओ, शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्टेड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्टेड वाटर। एग्जांपल जो लेंगे ना वो वही एग्जांपल लेंगे जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट करता है। शुगर हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट, वाटर हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसी तरह से सॉल्ट हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट, वाटर हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये मेरा बाइनरी सॉल्यूशन है। सेकेंड हम लोग देखेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। सेकेंड क्या हो जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बाई मतलब क्या होता है, बाई अगर देखा जाए तो बाई मतलब टू, टर्नरी मतलब क्या हो गया, थ्री। ठीक है, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। मतलब इसमें एक कंपोनेंट तो ऑब्वियस सॉल्वेंट ही होगा, बट इसमें दो कंपोनेंट जो होगा वो सॉल्यूट होगा। ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे अगर सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं तो हमेशा कितने भी कंपोनेंट का आप सॉल्यूशन बना लो उसमें केवल और केवल एक ही सॉल्वेंट होता है, बट सॉल्यूट मोर देन वन हो सकता है। जैसे टर्नरी में दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होंगे। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सिंपल लेते हैं, शुगर सॉल्ट, सॉल्टेड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे शुगर और सॉल्ट को क्या बोल सकते हैं, शुगर और सॉल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और यहाँ पे वाटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग क्या, क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी, क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी मतलब क्या हो गया, क्वाट मतलब होता है आपका फोर, जिसमें आपका फोर कंपोनेंट आ जाए। सॉल्यूशन कंटेनिंग, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग फोर कंपोनेंट, सॉल्यूशन कंटेनिंग फोर कंपोनेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कितना कंपोनेंट हो, फोर कंपोनेंट। तो इसमें एक कंपोनेंट जो होगा ऑब्वियस है ये सॉल्वेंट होगा, और इनमें से जो थ्री कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। एग्जांपल आप कह सकते हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे देख लो, शुगर, सॉल्ट, नींबू और वाटर सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन बना दो आप, शुगर भी डाल दो, सॉल्ट भी डाल दो, नींबू का भी जूस डाल दो और पानी मिला दो, तो शुगर सॉल्ट नींबू हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सॉल्यूट हो जाएगा, और पानी हमारा अभी भी ये क्या रहेगा, सॉल्वेंट। तो देख रहे हो कितने भी कंपोनेंट का आप सॉल्यूशन क्यों ना बनाओ, आपका सॉल्वेंट आपका एक ही होगा, बट सॉलिड मोर देन वन हो सकता है। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। और भी आगे जाएगा पेंट्री सॉल्यूशन, हेक्सेनरी सॉल्यूशन, हेप्नरी सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन होते जाएगा नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। बट हमारे इस चैप्टर में या पूरे 11-12 के चैप्टर में हम लोग के सिलेबस में केवल और केवल क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है, जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। 99% केस में, 95 to 99% केस में आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही मिलने वाला है, जिसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ने क्लासिफाई करने के लिए कर सकते हैं, बट हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। आया समझ में, क्लियर है? यहां तक मिटा दें, नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए नोट, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट आप क्लासिफाई करते हो, ऑन द बेसिस कंपोनेंट, तो एक हो सकता है आपका बाइनरी, ठीक है, एक हो सकता है टर्नरी, एक हो सकता है आपका क्वाटनरी, एक हो सकता है आपका पेंट्री, इस तरह से सो ऑन। तो इसमें अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करें, नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट की अगर हम बात करें और यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो आप देख सकते हो तो बाइनरी सॉल्यूशन नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होगा, टर्नरी में 3 होगा,
क्वाटनरी में 4 होगा, पेंट्री में 5 होगा, सो ऑन। सॉल्वेंट हमेशा सॉल्वेंट कितने होंगे, बाइनरी में भी एक होंगे, टर्नरी में भी एक सॉल्वेंट होंगे, क्वाटनरी में भी एक होंगे, पेंट्री में भी एक सॉल्वेंट होंगे, बट सॉल्यूट आपका एक से ज्यादा हो सकता है। टर्नरी में 2 होंगे सॉल्यूट, क्वाटनरी में 3 सॉल्यूट होंगे, पेंट्री में आपका 4 सॉल्यूट होंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब सॉल्यूट का नंबर आपका केवल और केवल 1 होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गया। तो यहां तक कॉपी कीजिए जल्दी से।